पूरे 50-60 पेज की कनोलॉजी का पढ़ने का अगर आपके पास टाइम नहीं है तो हम यहाँ पर लेके आ चुके हैं कनोलॉजी के इम्पोर्टेंट नोट्स, जिसमें टोटल 7-8 पेज में जो जो इम्पोर्टेंट सवाल बनते हैं उन सभी को कलेक्ट करके मैंने वन लाइनर में तैयार कर दिया है। बस उनको आसानी से कम समय में पढ़ के पूरी कनोलॉजी का इंपॉर्टेंट करंट जी के आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए एक एक करके अब हम शुरू करते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, ताकि आपकी पूरी कनोलॉजी कवर हो जाए जनवरी 2025 की करंट जीके में। अब यहाँ पर हम कनोलॉजी का जो अंतर्राष्ट्रीय कनोलॉजी है, यहाँ पर जो पहले ही पेज पर जहाँ पर करंट अफेयर का मंथली रिव्यू दिया जाता है, जो जो कनोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उसके बारे में अभी हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए शतरंज के मामले में अब यहाँ पर आपको 2 तरह के खेल देखने को मिलेंगे। एक तो जिसमें हमें होलादर मुर्जिन देखने को मिलेगा, लेकिन एक दूसरा जो सबसे ज़्यादा नाम पॉपुलर हुआ वो है डी गुकेश। वो किस में नाम आते हैं और कहाँ पर डी गुकेश क्लिक करना है और कहाँ पर वोलादर मुर्जिन क्लिक करना है। देखिए जब ये पूछा जाए कि विश्व रैपिड, ये रैपिड ही शब्द आपको याद रखना है। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जो हुई है उसके विजेता कौन है, तो पुरुष में उसके विजेता हैं वोलादर मुर्जिन, और महिलाओं में भारतीय खिलाड़ी कोनेरू हम्पी इसकी विजेता रही है। तो फिर डी गुकेश का नाम कहाँ पर आता है, तो उसके लिए वो है फिडे शतरंज चैंपियनशिप, या फिर कह सकते हैं फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप। ये जो हुई थी, अगर इसके विजेता पूछा जाए फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में सबसे युवा विजेता कौन है, तब वहाँ पर आएगा डी गुकेश, है ना। और अगर पूछा जाए विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप कौन है, तो वहाँ पर आएगा वोलादर मुर्जिन पुरुषों में, और महिलाओं में कोनेरू हम्पी। ऑप्शन में आपको डी गुकेश भी देखने को मिलेगा। यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल ही नहीं होना है। पहला एक तो याद रखना फिडे और दूसरा रैपिड। तो रैपिड कहाँ याद करना, फिडे कहाँ, इसका आपको थोड़ा सा सावधान रहना है ना। तो अगले सवाल की तरफ अब हम चलते हैं, वो है किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन, जो कि हाल ही में आयोजन किया गया था। इसमें कांस्य पदक किसने जीता था। देखिए इसलिए चर्चित है क्योंकि भारतीय खिलाड़ी ने इस पर कांस्य पदक जीता है, तो इस वजह से थोड़ा ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, चर्चित विषय बन जाता है। तो यहाँ पर लक्ष्य सेन ने यहाँ पर कांस्य पदक जीता है। सीधे तौर पर भी सवाल बनते ही हैं कि लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है, तो बैडमिंटन से इनका संबंध है ना। तो और अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग कौन कौन से जलमार्ग में है, तो जलमार्ग नंबर 1, जलमार्ग नंबर 2, जलमार्ग नंबर 16 इसमें है। जो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के जरिए माल ढुलाई को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई, तो यहाँ पर जलवाहक योजना की शुरुआत की गई। सीधे तौर पर पूछे जा सकते हैं जलवाहक क्या है, तो ये क्या है, तो जलमार्गों के जरिए माल ढुलाई प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई एक योजना है। तीसरे तरीके से घुमाकर कैसे बना सकते हैं कि जलवाहक योजना किन जलमार्गों के लिए बनाई गई, तो यहाँ पर जलमार्ग नंबर 1, जलमार्ग नंबर 2, जलमार्ग नंबर 16। जलमार्ग नंबर 1 किस पर बना हुआ है, तो गंगा नदी पर बना हुआ है। जलमार्ग नंबर 2 किस पर बना हुआ है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। जलमार्ग नंबर 16 किस पर बना हुआ है, तो ये बराक नदी पर बना हुआ है। तो ये आपको सिंपली जो 7 इंपॉर्टेंट जलमार्ग है वो तो कम से कम आपको याद होना ही चाहिए, है ना। अगले सवाल की तरफ अब हम चलते हैं, तो वो है केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना ये कहाँ से शुरुआत की गई, तो ये खजुराहो एमपी के द्वारा, यहाँ पर खजुराहो एमपी में इस केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत की गई। किन के द्वारा, तो प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इसको याद रखना है ना। सीधे तौर पर ये तो अच्छा हमेशा के लिए एक तरह का सवाल बन गया कि जब तक ये योजना चलती रहेगी हमेशा ही पूछा जाएगा कि इस योजना की शुरुआत कहाँ से की गई, तो खजुराहो एमपी में की गई थी। अगले सवाल की तरफ अब हम चलते हैं, तो वहाँ टाइम में 2024 पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया। जो भी विश्व में सबसे ज़्यादा चर्चित प्रत्येक वर्ष जो रहता है, जो दुनिया भर की समाचार में न्यूज़ में जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली बन के रहता है, प्रभाव डालता है, उनको यहाँ पर टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया जाता है। और 2024 में डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर दिया गया है। अगला सवाल आते हैं, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल सर्वोच्च सम्मान। पहले तो ये किस देश का सर्वोच्च सम्मान है, ये कुवैत देश का सर्वोच्च सम्मान है। हाल ही में किन को दिया गया, तो ये प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी को दिया गया, जहाँ पर वो उन्होंने
इस देश की यात्रा की थी और वहीं पर उन्हें ये राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है। और थोड़ा अगर हार्डली पूछे तो यहाँ पर ये बन जाता है कि कुवैत का राष्ट्रीय सम्मान कौन सा है जो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है, तो द ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर है ना। अगला सवाल, वन रिपोर्ट इस क्रोनोलॉजी में अगर सबसे इम्पोर्टेंट सवालों में से रही है, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष में वन रिपोर्ट जारी की जाती है और इसमें इम्पोर्टेंट सवाल बनता ही है। भारत की वन स्थिति 2023 में कुल कितने प्रतिशत हैं? 25.17% हैं। और होनी कितनी चाहिए? 33% होनी चाहिए। और भारत की कितने प्रतिशत वन्य क्षेत्र हैं? 25.17% हैं। इन्हें याद रखना है। अगले सवाल की तरफ अब हम चलते हैं, तो वो है भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट क्या है? वो है किसान कवच। जब किसान खेतों में फसलों के ऊपर दवाई का छिड़काव करता है तो उस समय वो बॉडी के ऊपर पहनने के लिए जो कह सकते हैं कपड़ा है या कुछ भी बॉडी सूट का है, तो उसका नाम क्या है? किसान कवच। सीधा तौर पर उल्टा सवाल बन जाता है, किसान कवच क्या है? तो कवच नाम सुनते ही आपको याद आ ही जाना चाहिए, कीटनाशक रोधी बॉडी सूट है किसानों के लिए। नेक्स्ट है फोर्ब्स 2024 में ताकतवर महिलाएं में किन 3 भारतीय महिलाओं का नाम है? पहला नाम है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, दूसरा नाम है रोशनी नादर और तीसरे नाम है किरण मजूमदार। इसमें नंबर 1 की बात करें तो इसमें निर्मला सीतारमण का प्रथम स्थान पर है, दूसरा रोशनी नादर और मैंने क्रमवाही लिखा है, तीसरे में आप खुद ही देख ही सकते हैं, इसको सीरियल वाही मैंने लिखा है ना। फोर्ब्स की सूची में देखिए एक बीसीसी ने भी प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की है, वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उसमें प्रभावशाली सूची में जो नंबर 1 पर रखा है उनको, उसमें विनेश फोगाट को नंबर 1 पर रखा है। और ये जो फोर्ब्स की सूची है इसमें निर्मला सीतारमण प्रथम स्थान पर है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वो हम जो बीसीसी के द्वारा बीबीसी के द्वारा जो जारी की गई वो भी हम यहाँ पर आगे आने वाले सवालों में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, सैयद मुस्तफ़ा अली ट्रॉफी 2024 के विजेता कौन रहे हैं? तो मुंबई विजेता रही हैं। वहीं अगर उप विजेता की बात करें तो मध्य प्रदेश इसका उप विजेता रहा है, तो विजेता जरूर याद रखना ही है, मुंबई। नेक्स्ट, चीन ने हाल ही में अंटार्कटिका में किस स्थान पर अपने पहले वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन का उद्घाटन किया? तो अंटार्कटिका के लार्समैन हिल्स नाम का स्थान है, वहाँ पर इन्होंने अपना वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन का उद्घाटन किया है, या कहे तो स्थापित क्या है। अच्छा सवाल बनता है। देखिए यहाँ पर आ गया फिडे शतरंज चैंपियनशिप, मैंने कहा ही था ना, एक जो पहले वाला कौन सा था, देखिए यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं ताकि फिडे शतरंज विश्व चैंपियनशिप में सबसे युवा विजेता कौन है? गुकेश डोमाराजू या बोले तो डी गुकेश। और उसमें जो हैं व्लादिमीर हैं। और महिलाओं में बात करें तो कोनेरू हम्पी है। तो वो क्या था, तो हमने बताया था ना कि 2 शब्द आपको याद रखना है, एक तो है रैपिड, दूसरा है फिडे। जब फिडे आए तो डी गुकेश आएगा या गुकेश डोमाराजू कहो, और जब रैपिड आएगा तो यहाँ पर वोलादर और महिलाओं में कोनेरू हम्पी, ये याद रखना है। तो यहाँ पर नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। आई होप कि मैंने अब इतना शुरू में और बताया अब आपका इसमें डाउट क्लियर हो गया होगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि इस बार दिए गए हैं, ये भी 2 अगर सबसे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट सवालों में से बनता है तो एक वो है वन रिपोर्ट, इस क्रोनोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं, वन रिपोर्ट, दूसरा है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो देखिए ये क्रोनोलॉजी का जो प्रथम पेज है इसमें हम 1 लाइनर पढ़ेंगे। आगे आने वाली इसी पीडीएफ में हम बाकी भाषाओं में, जैसे अब यहाँ पर हिंदी में किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया, अंग्रेजी में किसको दिया, संस्कृत में किसको दिया, वो भी हम देखेंगे। तो 1 लाइनर में जहाँ हम राजस्थान क्रोनोलॉजी के रूप में अगर इम्पोर्टेंट माने तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 राजस्थानी भाषा में किसको दिया गया है? मुकुट मणिराज को दिया गया है। और इनकी कृति कौन सी है? तो गाँव और अम्मा, ये इनकी कृति हैं जिसके लिए इन्हें राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगले पेज की तरफ अब हम आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए इसमें टोटल 10 पेज है, लेकिन आप 10 पेज के बजाय मैं इसको अगर 9 पेज कहूँ तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि लास्ट वाला पेज में मात्र 2 सवाल है, छोटा सा पेज है ना।
अगले सवाल हम विश्व बैडमिंटन महासंघ, शॉर्ट में बोले तो BW के, थोड़ा सा इसको मैं स्टेबल कर देता हूँ, है ना। विश्व बैडमिंटन महासंघ BW के सुपर 300 स्तर के सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन में विजेता कौन रहे पुरुषों में। देखिए यहाँ पर उल्टा लिख दिया मैंने ना, पुरुषों में विजेता पूछे हैं तो इसमें लक्ष्य सेन रहे, और महिला में विजेता पूछे तो PV सिंधु इसकी विजेता है। क्या सवाल है कि विश्व बैडमिंटन महासंघ के सुपर 300 स्तर के सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन हुआ, उसमें विजेता कौन रहे हैं। तो यहाँ पर पुरुषों में लक्ष्य सेन रहे और महिला में PV सिंधु रही है ना। नेक्स्ट सवाल है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इंग्लिश में बोले तो नेशनल ह्यूमन रिसोर्सेज काउंसिल के नए अध्यक्ष किसको बनाए गए हैं। तो वो यहाँ पर V रामासुब्रमण्यम को यहाँ पर नया अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट सवाल एक युद्धाभ्यास का सवाल है, और वो युद्धाभ्यास कौन सा है। टेबल टॉप युद्धाभ्यास बोले तो सिनबैक्स युद्धाभ्यास किन के बीच हुआ। तो भारत और कंबोडिया के बीच इसका आयोजन किया गया है। अगले सवाल की तरफ अब हम देखें, ऑक्सफोर्ड 2024 वर्ड ऑफ द ईयर क्या है। ब्रेन रूट, ये 2024 का ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर रहा है। हर साल ऑक्सफोर्ड के द्वारा यहाँ पर शब्द जारी किए जाते हैं वर्ड ऑफ द ईयर, तो इस बार का है ब्रेन रॉट, उसको भूलना नहीं है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो देश का पहला सीमावर्ती सौर गांव कौन सा है, जो सीमा के नज़दीक है और सौर पूरी तरह से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित हो गया, मतलब सौर ऊर्जा गांव कौन सा है। तो वह है मसाली गांव, और ये मसाली गांव गुजरात के अंदर है। तो देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन सा है, मसाली। बस ये थोड़ा सा अगर घुमाए तो मसाली कहाँ है, तो गुजरात में। नेक्स्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2024 किसको प्रदान किया गया। तो वो हैं विनियस जूनियर, जो कि किस देश के खिलाड़ी हैं, ब्राज़ील देश के खिलाड़ी हैं। इनको यहाँ पर फीफा फुटबॉल अवार्ड 2024 प्रदान किया गया, विनियस जूनियर। अगले सवाल, भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया। ग्वालियर MP के अंदर स्थापित किया गया, है ना। और अभी MP से रिलेटेड हमने ऊपर एक सवाल पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जिसमें आंसर था MP में था, तो वो था केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत कहाँ पर की गई। तो वो भी MP के अंदर उनकी शुरुआत की गई थी, हमने अभी ऊपर पढ़ाई है ना। और वन लाइनर के अंतिम सवाल के रूप में वो है प्रोबा 3, एक तरह का मिशन है, अंतरिक्ष मिशन है। प्रोबा 3 मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो हमारे भारत की इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये किसका मिशन है, तो जो यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी है ESA, उसका ये मिशन है। तो प्रोबा 3 मिशन किसका है, तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी का मिशन है, जो कि हाल ही में इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। देखिए अब हम ऊपर आते हैं, वो है अंतर्राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी, विश्व स्तर पर जो करंट जीके के सवाल बनते हैं उसके बारे में अब हम यहाँ पर इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने पढ़ा ही था कि हाल ही में प्रधानमंत्री को कुवैत में यात्रा की थी, जहाँ पर उन्हें उस देश का जो सर्वोच्च सम्मान है वो प्रदान किया गया था। तो यहाँ पर इसी का एक अच्छा सवाल बनता है, हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का सदस्य बनाया गया। तो कुवैत को हाल ही में बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का मुख्यालय कहाँ पर है, तो गुड़गांव हरियाणा के अंदर इसका मुख्यालय है। और पूछ लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नवीनतम सदस्य कौन बना, तो ये कुवैत बना है। अगले सवाल, अंतरिक्ष मलबे के निपटान हेतु किस देश के बीच स्टार्टअप सहमत हुआ। तो भारत और जापान के बीच सहमत हुआ। ज़्यादा कुछ इसमें लॉजिक लगाना नहीं है, सिंपली इतना सा इसको याद रख लेना है। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप स्पेस सिटी की स्थापना कब हुई थी, 2022 में हुई थी। तो ऐसा बनता है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप क्या है, तो वो कौन सा है, तो स्पेस सिटी। और वापस उल्टा पूछ लेते हैं कि स्पेस सिटी क्या है,
तो भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप है जिसकी शुरुआत 2022 में हुई थी। बस इतना ही है। अगला सवाल है यहाँ पर, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप समझौता का नवीनतम 12वां सदस्य कौन सा देश बना है? ब्रिटेन यहाँ पर बना है ना। ब्रिटेन यहाँ पर नवीनतम सदस्य बना है। अगला सवाल है यहाँ पर, देखिए अभी भारत में श्रीलंका के राष्ट्रपति का विजिट हुआ था, तो इस मामले में थोड़ा इम्पोर्टेंट सवाल बन जाता है। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो अनुराग कुमार दिसानायके श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। उनकी हाल ही में विजिट हुई, इस मामले में वो थोड़े चर्चा में है। अभी मैंने आपको कहा था कि जो फोर्ब्स की सूची में विश्व की शक्तिशाली महिलाओं की जो लिस्ट बनेगी, और फिर मैंने कहा था कि बीबीसी की लिस्ट भी अब हम देखेंगे, तो वो सवाल हमारे सामने आ चुका है। तो वो है बीबीसी की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। किनको? विनेश फोगाट, अरुणा रॉय, पूजा शर्मा, इन 3 महिलाओं को शामिल किया गया है। और जो पहले हमने पढ़ा था वो फोर्ब्स की सूची में था, जिसमें निर्मला सीतारमण इसमें प्रथम थी। बीबीसी की सूची में प्रभावशाली महिलाओं में प्रथम कौन है? विनेश फोगाट यहाँ पर प्रथम है। थोड़ा सा डीप सवाल है, हमें याद रख लेना है। अगला सवाल की तरफ हम चलते हैं, तो वो हैं गोल्डन हाइट्स। देखिए यहाँ पर जब अभी सीरिया में जो तख्ता पलट हुआ है उसके बाद से वहाँ पर ये जो गोल्डन हाइट्स का जो एरिया है, ज़मीन है, ये काफ़ी चर्चा में रही है न्यूज़ में। तो इस मामले में थोड़ा हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। वो है गोल्डन हाइट्स पर किस देश का कब्जा है? तो इजराइल के द्वारा इस पर कब्जा किया गया है, जो कि सीरिया की ज़मीन है ना। अगला सवाल की तरफ देखते हैं, तो किस देश ने वर्ष 2025 तक भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की पेशकश की? तो वो वहाँ पर रूस के द्वारा इसकी पेशकश की गई है। पढ़ने वाले तो बोरिंग होते ही होते हैं, लेकिन मैं एक तरह से पढ़ा रहा हूँ, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कंटिन्यू बोल भी रहा हूँ, उसके बावजूद भी एकदम बोरिंग सा फील होने लगता है ना। क्या कि हर चीज़ अब बोरिंग सी लगने लगी। बस इंस्टाग्राम पर रील्स देखते रहो, म्यूजिक सुनते रहो, बस वही दिमाग को अच्छा लगता रहता है, बाकी चीज़ें हमें बोरिंग सी लगने लग जाती है ना। लेकिन उन सब रील्स से काम नहीं चलने वाला है। पढ़ेंगे, नौकरी लगाएंगे, वही हमारे लिए अच्छा रहता है। तो अब हम वापस आते हैं सवालों पर। इधर उधर की बातें तो हो गई। वो हैं बांग्लादेश। देखिए अभी तक पलट भी हुआ। बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा क्या था? अब ऐसी क्या नौबत आ गई हमें कि भारत का राष्ट्रीय नारा पर याद करने की बजाय हमें बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा याद करने की नौबत आ गई। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर थोड़ा चर्चा में रहा है। क्यों रहा है कि देखिए बांग्लादेश का नारा क्या है जिस पर वहाँ के उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी? वो है जय बांग्ला। इस पर रोक लगा दी गई है, इस वजह से ये थोड़ा चर्चा में है ना। और मैं इस पेंसिल को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, मेरे ख्याल से कलर यहाँ से चेंज होता होगा, नहीं हो रहा है ना। देखिए यहाँ से रबड़ आ रहा है, यहाँ से पेंसिल आ रही है, लेकिन इसका साइज़ छोटा नहीं हो रहा है ना। ठीक है, कलर तो चेंज कर ही सकते हैं हम। अच्छा, यहाँ से साइज़ छोटी हो रही है, राइट। देखिए यहाँ छोटा हो गया, अब अच्छा लग रहा है ना। अब यहाँ पर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए यहाँ पर जब भी अमीरों की सूची में अगर इस टाइम में प्रथम स्थान पर पूछे, तो वहाँ पर आप एक, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं याद है तो अगर आप इलोन मस्क टिक कर देते हैं तो चांस रहता है कि सही होगा, है ना। तो अब सवाल पढ़ ही देते हैं आपको, ताकि तुक्का न मारना पड़े। तो वह ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के डेटा के अनुसार कौन से उद्योगपति 400 बिलियन डॉलर के नेटवर्क वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने हैं? तो इलोन मस्क ही बने, जाहिर सी बात, विश्व के पहले व्यक्ति तो अभी सबसे अमीर वही हैं, तो वही उस रैंक तक पहुंचे होंगे। इस हिसाब से हम भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी अब तो आपने पढ़ लिया, तो अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगले सवाल की तरफ हम पढ़ते हैं, तो हैं यूएसए के किस राज्य ने 6 दिसंबर को गांधी जी की स्मरण दिवस के रूप में घोषित किया है? तो नेब्रास्का, ये अमेरिका का राज्य है जिसने घोषणा की। तो ये तो हो गया इंटरनेशनल करंट अफेयर, जिसमें विश्व स्तर। अब अच्छा आता है वो राष्ट्रीय परिदृश्य, जिसमें हम अपने देश के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर जो भी करंट जी के बना है उसके बारे में अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। तो पहले सवाल की तरफ आते हैं। किस बिल के लिए देश में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करवाई गई? तो संसद के अंदर कौन सा बिल पास करने के लिए
तो वन नेशन वन इलेक्शन, ये जो बिल है, इस बिल को पास करने के लिए भारतीय संसद में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करवाई गई है। तो यहाँ पर इसमें याद रख लेना है, वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन को शॉर्ट तरीके में मैं बोलूँ तो लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभा का चुनाव एक ही बार में एक साथ करवाने की जो ये नया सिस्टम लाया जा रहा है, उससे ये रिलेटेड है। बाकी जब ये बिल पूर्ण रूप से पारित हो जाएगा, हम श्योरली इसके बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप इतना ही याद रखें कि इस बिल को पास करने के लिए संसद में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करवाई गई, जो कि देश में ऐसा पहली बार किया गया है। अगले सवाल वो है, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए गठित एक संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए? पीपी चौधरी, जो कि बीजेपी के सांसद है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए इससे संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, उसमें इनको जो पीपी चौधरी को अध्यक्ष बनाया गया है। अगले सवाल की तरफ अब हम आते हैं, तो वो हैं संयुक्त राष्ट्र के मादक निरोधक आयोग का 68वां सत्र का अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो भारत को इसमें 68वें सत्र के अध्यक्ष चुना गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है ना। किस में बनाया गया है? संयुक्त राष्ट्र के मादक पदार्थ निरोधक आयोग, इसमें 68वें सत्र में भारत को अध्यक्ष बनाया गया है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका वियना ऑस्ट्रिया के अंदर इसका मुख्यालय है ना। अगले सवाल की तरफ अब हम आते हैं, तो वो हैं भारत जैन क्या है? थोड़ा हार्डली क्वेश्चन बनता है, भारत जैन क्या है? तो ये क्या है? एक मल्टी मॉडल बहुभाषी मॉडल है। बस इतना ही याद रखना, बाकी डीपली इसमें जानने की जरूरत नहीं है। भारत जैन क्या है? एक मल्टी मॉडल बहुभाषी मॉडल है, बस हो गया। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने भारत से $1 अरब के रक्षा सौदे की मंजूरी की है? तो अमेरिका ने इसकी रक्षा सौदे की मंजूरी की है। ये जो बाइडेन के द्वारा ये किया गया था जब वो प्रेसिडेंट थे। ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद। अभी जो जाहिर सी बात है, ये जनवरी की क्रोनोलॉजी है, तो इसमें दिसंबर वाला करंट भी आता ही है। तो यहाँ पर दिसंबर तक जो बाइडेन ही अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो उनकी द्वारा ही भारत के से $1 अरब रक्षा सौदे की मंजूरी दी है। अगले सवाल की तरफ अब हम आते हैं, तो वो है यूएसए की पत्रिका, कौन सी पत्रिका है? वॉल स्ट्रीट जर्नल। इस पत्रिका ने किसे गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 में शामिल किया है? तो मध्य प्रदेश को यहाँ पर शामिल किया है, मतलब एक तरह से टूरिज्म के तौर पर इसमें जो ये रिपोर्ट संबंधित हैं, और एमपी को इसमें शामिल किया है। अगला सवाल है, 57वां टाइगर रिजर्व किसको घोषित किया? तो रातापानी अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पर है? एमपी के अंदर है। इसको यहाँ पर 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट सवालों में से है ना। इसको आपको याद रखना ही है, बाकी चीज़ें याद रखे या न रखे, लेकिन जो 57वां टाइगर रिजर्व आना ही आना है ना। रातापानी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो बोल रहे हैं कि ये एमपी के अंदर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आते हैं, तो पंबन ब्रिज किनको जोड़ता है? पंबन ब्रिज है जो मंडपम को पंबन द्वीप और रामेश्वरम को जोड़ता है। अभी ये चर्चा में क्यों आया? तो जैसे मैंने अभी हमने पढ़ा कि श्रीलंका के राष्ट्रपति जो भारत में आए थे, क्या नाम है श्रीलंका के राष्ट्रपति का? अनुराग कुमारा दिसानायके। उन्होंने जो भारत में आए थे, तो उनकी यहाँ पर जो अलग अलग तरह के समझौते हुए, अलग अलग तरह पर हस्ताक्षर किए गए, तो उसमें जो ये पंबन ब्रिज को जो जोड़ने के लिए रेलवे सेवा है, उससे संबंधित यहाँ पर दोनों के बीच सहमति बनी थी। इस वजह से ये चर्चा में है, और ये करंट जीके का अच्छा सवाल है, इसलिए आपको याद रखना है। पंबन ब्रिज किनको जोड़ता है? मंडपम को पंबन द्वीप और रामेश्वरम को जोड़ता है। जो ये मंडपम जगह है, एक तो इसको पंबन द्वीप से भी इसको जोड़ के रखता है, और रामेश्वरम को भी इससे जोड़ के रखता है। तो ये याद रखना है पंबन ब्रिज। नेक्स्ट सवाल है, केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्था का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? अगरतला त्रिपुरा के अंदर किया गया। किन के द्वारा किया गया? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्था। अगले सवाल की तरफ अब हम आते हैं, तो वो हैं भारतीय सेना
इक्विपमेंट सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो बेंगलोर में किया गया है। देखिए यहाँ पर AI से संबंधित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित काफ़ी सारे, जैसे नई नई पहल शुरू करना हो, चाहे कोई नया सेंटर शुरू कराना हो, तो जाहिर सी बात है जहाँ पर ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाला शहर होगा वहाँ पर ज़्यादा चांस रहता है। तो बेंगलोर भारत की सिलिकॉन वैली है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। तो अगर आप, कई बार ऐसे में होता है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा तुक्का लगाना चाहे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधित या सॉफ्टवेयर से संबंधित सवालों में अगर आप कुछ भी सेंटर वगैरह पूछे, अगर आपको आ रहा है तो बिल्कुल एकदम जो सही है वो लगाइए। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा तुक्का वाली नौबत आ जाती है तो आप बेंगलोर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पर इस सवाल को तो आपको पढ़ लेना है ताकि आपको तुक्का लगाने की जरूरत ना पड़े। तो वो है, भारतीय सेना ने AI इक्विपमेंट सेंटर का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया? बेंगलोर में इसका उद्घाटन किया। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? जाहिर सी बात है जब ये सेना से रिलेटेड है तो सेना प्रमुख के द्वारा, जो कि कौन है? उपेंद्र द्विवेदी, सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है ना। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चलते हैं, तो वो है, किस देश ने भारत से मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा है जो वापस ले लिया? ओहो, कौन सा देश है वो? स्विट्जरलैंड देश है जिसने भारत से मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा वापस ले लिया है, याद रख लेना है भाई, स्विट्जरलैंड। अगला सवाल की तरफ हम, वो हैं, भारतीय नौसेना को लॉजिस्टिक्स संबंधी शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ MOU हस्ताक्षर समझौता क्या है? वो है गति शक्ति विश्वविद्यालय, जो कि बड़ौदा गुजरात के अंदर है। उसने यहाँ पर भारतीय सेना ने यहाँ पर इसके साथ MOU साइन किए हैं। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं, तो वह है, कौन सा राज्य देश में पहली योग पॉलिसी लागू करेगा? योग वही योगा, तो ये योगा पॉलिसी लेके आएगा कौन सा राज्य? उत्तराखंड राज्य है जो यहाँ पर पहली बार योग पॉलिसी लेके आएगा, योग को प्रोत्साहित करने के लिए। अगला सवाल है, यूनेस्को ने किस राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया है? तो पश्चिम बंगाल को यहाँ पर घोषित किया है। किस मामले में? तो हेरिटेज पर्यटन के लिए गंतव्य घोषित पश्चिम बंगाल। तो यह तो था राष्ट्रीय परिदृश्य। अब हम, जिसमें हमने देश में नेशनल लेवल का जो भी करंट अफेयर बनता है उसके बारे में हमने चर्चा की। अब यहाँ पर आते हैं अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी, स्पेस से रिलेटेड, इसरो से संबंधित, नासा से संबंधित जो भी रॉकेट लॉन्च किए गए हैं, जो भी सेनाओं में नए मिसाइलें वगैरह लॉन्च होती हैं, उनका यहाँ पर इसमें करंट जीके होता है। तो अभी यहाँ पर पहला सवाल हमारे इसरो का है, वो है स्पाडेक्स। ये क्या है भाई? स्पाडेक्स क्या है? इसका फुल फॉर्म है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। स्पाडेक्स की फुल फॉर्म क्या है? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च किया गया। किसके द्वारा किया गया? ये हमारे इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। और इसको कहाँ से लॉन्च किया गया? श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है। और इसको लॉन्च करने के लिए, इस रॉकेट को लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया? तो किस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है? तो यहाँ पर इसको लॉन्च करने के लिए PSLV C60 का इस्तेमाल किया गया है। तो सीधे तौर पर आपको याद रख लेना है। स्पाडेक्स क्या है? तो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है ये, जो कि इसरो के द्वारा लागू किया गया है। कहाँ से, मेरा मतलब लॉन्च किया गया है, कहाँ से लॉन्च किया गया? आंध्र प्रदेश हरिकोटा से। इसको लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया? तो PSLV C60 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है ना। अगला सवाल है, चीन की स्पेस एजेंसी से रिलेटेड किस देश द्वारा 4 PIE-SAT रिमोट सैटेलाइट लॉन्च किए गए? PSAT-2, देखो यहाँ पर 2 भी दिया हुआ है। PSAT-2 रिमोट सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, वो चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये याद रखना है। अगला सवाल, जो कि चाइना की ही अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है, चीन का ही एक नया रिकॉर्ड है, तो वो है, किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने स्पेस वॉक, यानी स्पेस में चलना, तैरना, फिरना, स्पेस में वॉक करना, स्पेस वॉक का रिकॉर्ड तोड़ा है?
तो यहाँ पर चीन के जो अंतरिक्ष यात्री है उन्होंने यहाँ पर स्पेस में 9 घंटे तक स्पेस वॉक करके नासा के अंतरिक्ष यात्रियों का रिकॉर्ड तोड़ा है। ये एक अच्छा इंटरनेशनल लेवल पर करंट जी के सवाल बनता है। अगला सवाल है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? इसरो के द्वारा किया गया है। और इसका कहाँ पर किया? महेंद्रगिरी तमिलनाडु के अंदर है, वहाँ पर किया गया। और ये जो CE-20 जो है इसी क्रायोजेनिक इंजन का जो इसरो का जो मिशन है गगनयान इसी मिशन के तहत इस इंजन का प्रयोग भी किया जाएगा CE-20। और उसी के तहत इसरो लगातार काम कर रहा है, परीक्षण वगैरह कर रहा है। तो यहाँ पर इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया याद रख लेना है, महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। आधुनिक युद्धपोत कौन कौन से हैं? सूरत और नीलगिरी, जो कि हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया है। देखिए मैंने इसको एक क्वेश्चन आंसर के तौर पर नहीं लिखा है, बस फैक्ट को ही लिख दिया है, क्योंकि अब इसको क्वेश्चन बनाना अगर सीधे तौर पर ऐसे पूछ ले कि सूरत और नीलगिरी क्या है, तो ऐसा जगह का नाम भी हो जाता है, सूरत गुजरात में, नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, ऐसे तो दोनों एक साथ आए तब आप समझ सकते हैं कि हाँ ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है। तो वो यही है कि आधुनिक युद्धपोत जहाज है दोनों ही, सूरत और नीलगिरी क्या हैं, जिनको हाल ही में भारत की नौसेना में शामिल किया गया। तो यहाँ पर आधुनिक युद्धपोत जहाज है, ये याद रख लेना है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना हेतु INS तुसिल युद्धपोत का निर्माण कहाँ किया गया था? तो रूस में इसका निर्माण किया गया है और रूस ने इसको भारत को प्रदान किया गया है। समुद्री रास्ते से रूस से ये इसको भारत में लेके आया जाएगा। और अभी कुछ दिन पहले ही रक्षा मंत्री की रूस में यात्रा की थी और वहीं पर उन्होंने इस युद्धपोत को तुसिल युद्धपोत को जलावरण किया था, जल के अंदर इसको उतारा था। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। तो वो है INS निर्देशक। देखिए INS तुसिल और INS निर्देशक में कंफ्यूज नहीं होना है। इसका INS निर्देशक का जलावतरण कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर किया गया। INS तुसिल का जलावतरण रूस से किया गया था, जिसको भारत में लाया जाएगा। तो यही था अंतरिक्ष और औद्योगिक प्रौद्योगिकी। अब हम आर्थिक परिदृश्य के बारे में हम पढ़ लेते हैं, जो कि छोटा सा ही टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो वो है ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी हमारा भारत ही पहला देश है जिसने जारी किया है। और ये किसके द्वारा जारी किया गया? HD कुमारस्वामी, इनके द्वारा ये जारी किया गया है। नेक्स्ट सवाल है। RBI ने वित्तीय क्षेत्र में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और नैतिक सक्षमकरण के ढांचा विकसित करने हेतु थोड़ा सा गहरा क्वेश्चन है ना, समिति का गठन किया गया है। उस समिति का नाम क्या है? भट्टाचार्य समिति। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो पुष्पक भट्टाचार्य। और इनका जो नाम है तो भट्टाचार्य, इनके नाम से ये भट्टाचार्य समिति नाम रखी गई है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि RBI ने वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और नैतिक सशक्तिकरण के ढांचे को विकसित करने के लिए समिति भट्टाचार्य समिति बनाई गई, जिनके अध्यक्ष इनको बनाए गए हैं, पुष्पक भट्टाचार्य को बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडारण, ओहो दुनिया में सबसे ज़्यादा सोने का भंडारण मिला है? वो यहाँ पर चाइना के अंदर मिला है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सोने का भंडारण कहाँ मिला? चीन के अंदर मिला है। एकदम से याद हो जाएगा। चीन का जो प्रांत है, क्या प्रांत है? हुनान प्रांत है। यहाँ पर सोने का भंडारण सबसे ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा सोने का भंडारण मिला है। आप उम्मीद है हम भूल नहीं सकते इसका, तो आसानी से क्वेश्चन है ना, एकदम सोना बना के दिखा दिया मैंने, है ना। अगले सवाल की तरफ हम आते हैं। तो वो हैं भारतीय रेलवे ने किसके साथ मिलकर हाइपरसोनिक लूप टेस्ट, सॉरी हाइपरसोनिक नहीं है, हाइपर मिसाइलों के बारे में पढ़कर हम हाइपरसोनिक बोलने लगे। देखिए हम थोड़ा सीरियसली पढ़ लेते हैं। भारतीय रेलवे ने किसके द्वारा मिलकर हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक का निर्माण किया है? IIT मद्रास के साथ। मतलब जो रेलवे की जो पटरी होती है, ट्रैक होता है, एक नए प्रकार के आधुनिक ट्रैक
बनाया जा रहा है जिसका नाम है हाइपरलूप ट्रैक। इसका जो निर्माण भारतीय रेलवे ने किसके साथ मिलकर किया है? IIT मद्रास के साथ मिलकर किया है। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं तो वो है भारतीय कौशल रिपोर्ट। ये किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये वीबॉक्स के द्वारा जारी की जाती है। और ये क्या कहते हैं? देखो, कौशल जहाँ नाम आ गया वहीं कौशल से आपको समझ आना चाहिए। यहाँ स्किल की बात की जा रही है। जो स्किल रिपोर्ट है तो वो है भारत कौशल रिपोर्ट में भारत में सर्वाधिक रोजगार की योग्यता रखने वाले युवाओं में सबसे प्रथम स्थान कौन सा है? महाराष्ट्र है, जिसमें रोजगार की योग्यता में प्रथम स्थान है। दूसरे सवाल की तरफ अब हम चलते हैं तो वो है ई नाम प्लेटफॉर्म में जुड़ने वाला सर्वाधिक मंडियाँ किस राज्य की हैं? तमिलनाडु की सर्वाधिक मंडियाँ हैं। बस ये छोटा सा ही तो था, आर्थिक परिदृश्य पूरा हो गया। और अब हम आते हैं जो राजस्थान की वैकेंसियों के लिए इम्पोर्टेंट है, वो है प्रादेशिक परिदृश्य, जिसमें हम राजस्थान का जो भी करंट जीके बनता है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से हम यहाँ पर चलते हैं। निर्धारण के बाद अब राजस्थान में कुल कितने संभाग और जिले हो गए हैं? देखिए, हाल ही में आपको पता है कि पिछली सरकार ने नए राज्य जिले वगैरह बनाए थे काफ़ी, और अब यहाँ पर भजनलाल लाल शर्मा जी की सरकार आने के बाद उन्होंने कुछ जिलों को वापस कम किया है, संभागों को। तो अब यहाँ पर फाइनली कितने संभाग और जिले हो गए हैं? 7 संभाग हो गए हैं, 41 जिले हो गए हैं। 33 से अब यहाँ पर 41 जिले हो गए हैं, याद रखना। अब ये फाइनल हैं, अब यहाँ पर बार बार इसमें भी चेंज नहीं किया जाएगा। अगला सवाल है नस्ल संरक्षण पुरस्कार किसको दिया गया है? तो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जो कि BKN बोले तो बीकानेर में है, इसको यहाँ पर नस्ल संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला सवाल है पेप्सिको रेवोल्यूशन अवार्ड 2024 किसको मिला है? संजू योगी को मिला है। बस शॉर्टकट में याद रख लेना है, पेप्सिको रेवोल्यूशन अवार्ड 2024 संजू योगी। बस सीधा फैक्ट है, इसमें हम यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं लगा पा रहे हैं। अगर कोई ट्रिक होगी तो हम जरूर बताते हैं। अगला सवाल है सुपोषित माँ अभियान का तीसरा चरण कहाँ से शुरू किया गया है? देखिए, ये योजना तो हमें वहीं से कोटा बूंदी में ये सबसे पहले शुरू की गई थी 2020 से समथिंग। ये ओम बिरला के द्वारा शुरू की गई थी। कौन सी योजना है? सुपोषित माँ अभियान योजना। अब इसी की योजना को तीसरा चरण शुरू किया गया है वही कोटा बूंदी में ओम बिरला जी के द्वारा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, तो वो है ग्लोबल इलेक्ट्रॉल मैनेजमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये है जो डॉक्टर मधुकर गुप्ता को दिया गया है ना। अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं तो वो है जर्मनी की कंपनी अल्बाट्रोस कहाँ पर अपनी औद्योगिक इकाई विकसित करेगी? तो ये है जो तिवरी जो कि जोधपुर के अंदर है, वहाँ पर ये अपनी औद्योगिक इकाई स्थापित करेगी। कौन सी कंपनी? अल्बाट्रोस, है ना। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं तो वो है NGBI जो कि क्या है, एक लिंक परियोजना के पैकेज का शिलान्यास कहाँ पर किया गया? तो जो दादिया नामक जो स्थान है वो जयपुर के अंदर है। इसका यहाँ पर इसकी परियोजना की शुरुआत यहाँ पर की गई है और यहाँ पर PM मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और बात यह है कि ये जो परियोजना शुरू तो की गई, लेकिन ये है क्या? तो ये नदियों को आपस में जोड़ने की एक परियोजना है। तो इसमें किन किन नदियों को आपस में लिंक किया जाएगा? तो इसमें है जो पार्वती, काली सिंध, चंबल, इन तीनों नदियों को जोड़ने का यहाँ पर कार्य किया जाएगा। तो इसलिए जो NGBI लिंक परियोजना है जो ये थोड़ा चर्चा में है, इम्पोर्टेंट है। और ये शुरुआत कहाँ की गई? तो जयपुर से इसकी शुरुआत की गई है, दादिया जयपुर में। नेक्स्ट सवाल है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, इसके तहत कितना शुल्क तक ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा? तो इस योजना के तहत 80,000 का ऋण प्रोवाइड किया जाता है। ये आते हैं इस तरह के सवाल। मैंने एक बार कांस्टेबल का एग्जाम दिया था, उसमें एक योजना से पूछा था कि इसमें कितने तक ऋण प्रदान किया जाता है, और यहाँ तक कि एक में उम्र पूछ ली कितने वर्ष के, एक बालिकाओं से संबंधित योजना थी, तो कितने वर्ष बालिकाओं के लिए ये योजना के लिए शुरू की गई। तो इतना 11 तक क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो यहाँ पर आपको लगता है कि ये क्या पूछ रहे हैं कि कितना ब्याज मिलेगा, 80,000 मिलेगा, ये कोई सवाल है? पर ऐसा सवाल बनता है।
स्पेशली मैंने राजस्थान पुलिस की वैकेंसी में देखा है। और ये है सीएम द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा पूंचरी का लोठा एवं गोवर्धन परिक्रमा विकास परियोजना का शिलान्यास कहाँ से किया गया, तो डींग जो है वहाँ से इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट सवाल में हम आते हैं, राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो इसका उदयपुर में इसका आयोजन किया गया है। सीधी सी इसमें बात है। अगले सवाल की तरफ अब हम चलते हैं, थोड़ा सा डीपली सवाल है पर वो है मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। अमृत आहार नाम से ही पता चल रहा है कि जो बच्चों को जो खाना वगैरह दिया जाता है, दूध वगैरह प्रदान किया जाता है, उसी से ये संबंधित योजना है। तो आहार की बात आ गई तो हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक बन जाता है, लॉजिक लगा सकते हो। वो है 3 से 6 वर्ष के बच्चों को हफ्ते में 3 दिन दूध प्रदान किया जाएगा इस योजना के तहत। आहार शब्द आ गया ना, तो वहीं से आप इसका लॉजिक लगा सकते हैं, है ना। तो 3 से 6 वर्ष के बच्चों को के लिए ये योजना है, ये याद रखना है। 3 से 6 ऑप्शन में जैसे 7 से 12, 8 से 12, 15, 18 ऐसा समथिंग आए, तो 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। नेक्स्ट सवाल है, राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन कहाँ पर आयोजन किया गया, इसमें अजमेर में इसका आयोजन किया गया था, जिनमें मुख्यमंत्री को यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। और ये किसानों का सम्मेलन था 2024 का, अजमेर के अंदर इसका आयोजन किया गया, है ना। अगले सवाल की तरफ हम बात करते हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट योजना है अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री की, इनमें से एक इम्पोर्टेंट, इन्होंने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, उनमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। देखिए इस योजना के तहत जब किसी पशु का बीमा करवाया जाता है, अगर मान लो ऐसा ना हो पर अगर उस पर पशु किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, तो उनमें उस पशु पर यदि कितना पैसा मिलता है, बीमा के तौर पर कितना पैसा मिलता है, तो जो गाय और भैंस होती हैं उनके लिए यहाँ पर 5-5 लाख तक का बीमा होता है। भेड़ और बकरी होती है उनमें भी 5-5 लाख तक का बीमा होता है। और उष्ट वसीय पशु जो ऊँट होता है, तो ऊँट वसीय पशु के लिए यहाँ पर 1 लाख तक का बीमा होता है। अगले सवाल की तरफ हम आते हैं, तो राजस्थान में पहली बार एयर लिफ्ट कट एयर लिफ्ट कर अंगों का प्रत्यारोपण कहाँ पर किया गया, तो जो सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में है वहाँ पर इनका किया गया है ना। अगला सवाल देखिए, हम इसको मैंने थोड़ा काट दिया है क्योंकि ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए याद नहीं, देख लेना, बाकी इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। हम अगले सवाल की तरफ आते हैं सीधे, तो वो हैं राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था, तो ये जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। और इसकी टैगलाइन क्या थी, तो रिप्लेट रेस्पॉन्सिबल रेडी, ये इसकी टैग थी। RRR से भी याद रख सकते हैं इसको, RRR से। इसमें राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट कहाँ पर हुआ, जयपुर में हुआ। अगला सवाल एक अच्छा और एक नया मोट सवाल तैयार हो चुका है, वो है किस दिन पर प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा। अब इसकी घोषणा हुई अभी वर्तमान मुख्यमंत्री के द्वारा, तो 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस भी 10 दिसंबर को होता है। और इसी सेम दिन ही राजस्थानी प्रवासी राजस्थानी दिवस भी अब मनाया जाएगा। तो ये तारीख अब आपको, ये दिवस भी आपको याद रखना है 10 दिसंबर के दिन। अगले सवाल की तरफ हम आते हैं, तो मुख्यमंत्री के द्वारा राजस्थान के सर्वांगीण विकास है तो कितनी नीतियों की शुरुआत की है, तो 9 नीतियों की शुरुआत की है। अब वो 9 नीतियाँ कौन कौन सी है वो क्रोनोलॉजी में दी है, जो कि मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया, जैसा कि मैंने इसमें बताया था कि जो जो इम्पोर्टेंट 1 लाइनर होगा उसको हम पढ़ेंगे। तो अगर आप उन 9 नीतियों को पढ़ना चाहते हैं तो वो आप क्रोनोलॉजी की PDF में पढ़ सकते हैं, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड की हुई हैं। और उस टेलीग्राम चैनल की लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उस PDF से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हमने टाइम सेविंग के लिए इम्पोर्टेंट 1 लाइनर को तैयार किया है। नेक्स्ट सवाल है पिपलांतरी स्थल, ये कहाँ पर है, क्योंकि अभी थोड़ा चर्चा में रहा है पिपलांतरी, तो ये राजसमंद में है। तो ये चर्चा में क्यों है, जहाँ पर पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल एवं सरपंच अनीता पालीवाल के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण कार्य को किया गया था, इस वजह से ये पिपला
पीपलांतरी स्थल यहाँ पर ये जो चर्चा में रहा है, जो कि राजसमंद के अंदर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आते हैं, तो वह है शिल्प ग्राम उत्सव, जो कि हाल ही में मनाया गया था। उदयपुर के अंदर शिल्प ग्राम उत्सव मनाया गया था। सीधा फैक्ट का क्वेश्चन है, बस सीधा याद ही रखना है। एक यहाँ पर बाड़मेर में यहाँ पर और ज़्यादा चर्चा में रहा है मरु उड़ान अभियान, जो कि बाड़मेर में इसकी शुरुआत की गई है वहाँ की INS टीना डाबी के द्वारा। अगले सवाल की तरफ हम आते हैं, तो वह 39वीं जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोला फेंक प्रतिस्पर्धा में पदक हाल ही में किसने जीता है? सिद्धार्थ चौधरी ने यहाँ पर जीता है। थोड़ा सा डीपली सवाल हो जाता है, फिर भी क्योंकि राजस्थान का नॉलेज हम पढ़ रहे हैं, तो करंट जी पढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से मैंने इस क्वेश्चन को ऐड किया है। तो आपको इस सवाल को जरूर देखना चाहिए, याद रखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला सवाल है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, जो कि कौन है? भूपेंद्र यादव हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है। तो इनके द्वारा कृषि आधारित किस पुस्तिका का विमोचन किया गया? तो अरोरा पुस्तिका है उनका यहाँ पर इनके द्वारा विमोचन किया गया है। नेक्स्ट सवाल वो है राजस्थान किस टाइगर रिजर्व में बोट सफारी की योजना बनाई जा रही है? तो वो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है, उसमें यहाँ पर बोट के द्वारा उसमें सफारी करने की योजना बनाई गई, जिसमें उसे बोट में बैठाकर इस पूरे टाइगर रिजर्व में सवारी करवाई जाएगी। एक तरह से टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, एक घूमने आने वाले लोगों की अच्छी सुविधा के लिए। नेक्स्ट सवाल है 19वीं इंडो जापान अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, शॉर्टकट में बोले तो बाइकॉन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो बियानी गर्ल्स कॉलेज। इसको बियानी गर्ल्स कॉलेज अगर आप याद रखें या ना रखें, पर इतना तो आप याद रखना है कि बाइकॉन 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ? जयपुर में हुआ। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा अगर लंबा हो जाए या फिर आसान भाषा में बोले तो 1900 इंडो जापान अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बाइकॉन 2024 कहाँ पर आयोजन किया गया? तो ये जयपुर में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चलते हैं। तो राजस्थान में प्रलोभन अथवा कपटपूर्वक धर्मांतरण के प्रयासों को रोकने के लिए कौन सा बिल लाया जाएगा? तो द राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2024 लाया जाएगा। अगला सवाल है GST परिषद की 55वीं बैठक कहाँ पर आयोजन की गई? जिसमें जैसलमेर में इसका आयोजन किया गया है। अध्यक्षता किसमें हुई थी? तो GST परिषद की अध्यक्षता यहाँ पर वित्त मंत्री के द्वारा निर्मला सीतारमण हैं, उनके द्वारा यहाँ पर इसकी अध्यक्षता की गई है। और हम कन्नौज के अब हम धीरे धीरे आगे अंतिम पेजों के रूप में यहाँ पर हम यहाँ आ चुके हैं। तो अब यहाँ पर जो जो प्रमुख पुरस्कार दिए गए, सम्मान दिए गए, उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। और मैंने जैसे कहा भी था, इस कॉर्नोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट में से अगर कुछ क्वेश्चन है तो वो है वन रिपोर्ट, दूसरे हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो अब आ चुके हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो पहले तो यही बेसिक सवाल है ही कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं कि हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है? तो वह है गगन गिल, इनको यहाँ पर हिंदी भाषा में दिया। और इनकी कृति क्या है? मैं जब तक आई बाहर, है ना, मैं जब तक आई बाहर, ये इनकी कृति है। इंग्लिश में बात करें तो वह है ईस्ट रेन किरे, इनको यहाँ पर इंग्लिश भाषा में प्रदान किया गया है। और इनकी कृति क्या है? तो स्प्रिड नाइट्स, ये इनकी कृति है। संस्कृत भाषा में याद किया जाए तो वह दीपक कुमार शर्मा संस्कृत भाषा में, और भास्कर चरित्रम, इनको यहाँ पर संस्कृत भाषा में यहाँ पर दिया गया है। और राजस्थानी भाषा में हम पढ़ चुके हैं मुकुट मणिराज, उनको यहाँ पर राजस्थानी भाषा में दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार मुकुट मणिराज। तो आपको याद रख लेना है हिंदी में कौन है? तो गगन गिल इंग्लिश में है, तो स्ट्रीन किरे संस्कृत में दीपक कुमार शर्मा, है ना। अगले सवाल की तरफ हम आते हैं। तो वो है व्यास सम्मान भी इसी बार दिया गया है 2024 का। तो हम वो पढ़ लेते हैं। तो 2024 में व्यास सम्मान की बात करें किसको दिया गया है? तो सूर्यबाला, इनको यहाँ पर दिया गया है। और इनका उपन्यास क्या है? कौन देश को वासी वेणु की डायरी, ये हैं जो इनका उपन्यास है। और इस उपन्यास के लिए इनको सूर्यबाला को व्यास सम्मान 2024 प्रदान किया गया है। पिछले साल का अगर हम इसके साथ साथ याद रख लें तो पिछले साल का पुष्पा भारती को ये व्यास सम्मान दिया गया है। और वो क्या है? यादें और यादें, ये यहाँ पर इनका करती है जिनके लिए इन्हें दिया गया है। अगला सवाल आ गया है, थोड़ा सा डीपली यहाँ पर देख लेते हैं।
जमशेदजी टाटा पुरस्कार इस साल किसको दिया गया? किरण मजूमदार को यहाँ पर दिया गया है। और हमने किरण मजूमदार के बारे में पढ़ा ही है कि यह शक्तिशाली महिलाओं में, भारत की शक्तिशाली महिलाएं हैं, नाम इनका शामिल है। तीसरे नंबर, मतलब तीसरी भारतीय महिला है ना शक्तिशाली। पहली कौन सी है? निर्मला सीतारमण, दूसरी है रोशनी नादर, तीसरे नंबर पर किरण मजूमदार का नाम आता है। और हम यहाँ पर आ चुके हैं अगले पेज पर, तो वो हैं टेनिस खिलाड़ियों के वर्षांत WTA एवं ATP पुरस्कार 2024। इसमें यहाँ पर प्लेयर ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? तो जेनिक सिनर जो कि इटली के खिलाड़ी, उनको यहाँ पर प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। और वही सेम पुरस्कार महिलाओं में बात करें, प्लेयर ऑफ द ईयर आर्यना सवालेका जो कि बेलारूस के, इनको यहाँ पर दिया गया है। काफ़ी डीप सवाल है ना, थोड़ा याद रखना मुश्किल होता है ऐसे सवालों को, क्योंकि नाम थोड़ा अजीब होते हैं। और फिर ये भी थोड़ा हमने कभी सुनने रखा होता है ना, टूर्नामेंट इस तरह के ना। अगले सवाल से तरफ चलते हैं हम, वो है वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वर्ष सर्वश्रेष्ठ एथलीट 2024। ये तो इम्पोर्टेंट है ही भाई। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वर्ष 2024 के लिए एथलेटिक 2024 पुरस्कार किसको दिया गया है? मोटे कार्लो जो कि मोनाको देश के खिलाड़ी हैं, मोटे कार्लो को यहाँ पर दिया गया है। मोटा है, इसको याद रखने के लिए इस तरह कर सकते हैं, मोटा है काला है, लाइक दैट मोटे काले है ना। वर्ल्ड एथलीट ने सर्वश्रेष्ठ एथलीट के रूप में मोटा है काला है, इनको यहाँ पर दिया गया है। अगला सवाल है, थोड़ा डीप सवाल है, मिस इंडिया US कौन बनी? कैटलिन सेंट्रा जो कि एक भारतीय मूल की ही महिला हैं, तमिलनाडु राज्य से इसका बिलोंग है। इनको यहाँ पर मिस इंडिया USA पुरस्कार दिया गया, कैटलिन सोने। बाकी देखिए खेल परिदृश्य भी आता है इसमें, जिसको मैंने इसमें ऐड नहीं किया है क्योंकि मैं इसको क्रोनोलॉजी में इसको अच्छी तरह से बता चुका हूँ। तो ज़्यादातर क्रिकेट वाले सवाल है। एक तो क्रिकेट के सवाल अब करंट जीके में थोड़ा कम आने लगे हैं, तो उसको हमने कवर नहीं किया है। बाकी जो खेल परिदृश्य क्रोनोलॉजी में PDF में आप अपनी तरफ से थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। बाकी ज़्यादातर इंपॉर्टेंट सवालों को मैंने बाकी टॉपिकों को कवर किया है। देखिए अब यहाँ पर और सबसे ज़्यादा अगर तीसरा, जैसे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 1 रिपोर्ट के बाद अगर तीसरा अभी नए नवेले सवाल बने, तो वो हैं जो 5 राज्यों के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। वो आपको आंकड़ा बहुत ही याद रखना है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल के मामले में तो आपको हमेशा बेसिक चीज़ें याद रखनी ही चाहिए। तो वो हैं यहाँ पर मणिपुर के नए राज्यपाल कौन बने हैं? अजय कुमार भल्ला यहाँ पर नए राज्यपाल बने हैं। मिजोरम में कौन बने? VK सिंह जो कि पूर्व में सेना अध्यक्ष भी थे। इनको यहाँ पर VK सिंह को यहाँ पर राज्यपाल बनाया मिजोरम का। उड़ीसा की बात करें तो हरिबाबू कम्बमपति, इनको यहाँ पर बनाया गया है। बिहार की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान, इनको यहाँ पर बिहार का राज्यपाल बनाए गए हैं। केरल की बात करें तो राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर, इनको यहाँ पर केरल का राज्यपाल बनाया गया है। और अब बात करते हैं RBI के हाल ही में गवर्नर कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा बने हैं। ये तो आपने बहुत बार सामने आ गया होगा कि सुना, और आपको याद भी हो गया होगा। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था और यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर मुख्यमंत्री बने हैं। और हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर सिंह सैनी है जो आगे मुख्यमंत्री बने हैं, है ना। अगले सवाल की तरफ हम आते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के आंतरिक न्याय प्रणाली के प्रमुख किनको बनाए गए हैं? बहुत ही ज़्यादा गहरा क्वेश्चन है ना, बार बार हटो तो ये सवाल से सवाल भूल ही जाते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र की आंतरिक न्याय प्रणाली के प्रमुख किसको बनाए गए हैं? मदन बी लोकुर। बार बार इस सवाल को आपके सामने आता रहेगा तो याद हो ही जाएगा, ऑप्शन देखते ही पता चल ही जाता है। फ्रांस के हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं फ्रैंकोइस बायरू, ये हैं जो यहाँ पर प्रधानमंत्री बने हैं। इसके साथ साथ भी जॉर्जिया के भी नए राष्ट्रपति बने। कौन बने? मिखाइल कावेलाहिली गिली, ये यहाँ पर मिखाइल बने यहाँ पर जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति। और यहाँ पर अफ्रीका से महाद्वीप से लेकर बात की जाए तो वह हैं नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो नेटुम्बो हनदी नतेद्वार, इसको आप शॉर्टकट में याद रख सकते हैं। देखो नामीबिया से N बन रहा है, इनका नाम है भी N है। नेटुम्बो
यहाँ भी एन आ रहा है। नंदी, यहाँ भी नतेद्वाहा, यहाँ भी एन आ रहा है। तो एन से आप शॉर्टकट में याद रख सकते हैं और जैसे ऑप्शन में देखेंगे सीधा आपको याद आ जाएगा, है ना। तो इसमें ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर बात करें एशियाई क्रिकेट परिषद, बोले तो एसीसी, एशियाई क्रिकेट काउंसिल के हाल ही में अध्यक्ष किन को बनाए, तो आपको यह सवाल याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। वो है समी सिला, इनको यहाँ पर एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट सवाल है एशियाई तलवारबाजी परिसंघ के महासंघ कौन बने अभी, राजीव मेहता इनके यहाँ पर बने हैं। अब हम लगभग करीब कन्वर्जी फिनिश होने की तरफ हमारी आ गई हैं। तो अब आपको थोड़ा सा हिम्मत रखना है, क्योंकि इतनी देर तक आप वीडियो देख रहे हैं तो काफ़ी थोड़ा बोरिंग सा होने लग जाता है ना। क्योंकि मैं बोलते बोलते भी ऐसा लग रहा है, तो आप सुन रहे हो तो सुनने वाला थोड़ा और ज़्यादा पक जाता है पर कोई ना, हम अब अंतिम सवाल में आ चुके हैं और जल्दी हम इस कन्वर्जी को फिनिश करने वाले हैं। तो थोड़े से हिम्मत रख के कुछ पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर हाल ही में कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन हुआ है, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो श्याम बेनेगल का हुआ है, तो उनका संबंध किससे था, तो ये एक फिल्म निर्माता थे। श्याम बेनेगल का संबंध किससे था, सिनेमा से संबंध था। सबसे चर्चित मतलब सबसे ज़्यादा अगर ये पूछा जा सकता, जाकिर हुसैन, सब जानते हैं, सबने इनका नाम सुन रखा है। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है, तबला वादक से इनका संबंध है ना। जिमी कार्टर जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनका यहाँ पर निधन हुआ है। जिमी कार्टर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। एम.टी. वासुदेवन क्या हैं, तो एक साहित्यकार भी थे, मलयालम साहित्यकार और सिनेमा से भी इनका संबंध था। ओम प्रकाश चौटाला, इनकी अगर बात की जाए तो ये हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री बन चुके थे। तो यहाँ पर इसलिए ये नाम काफ़ी फेमस हो जाते हैं, चर्चित हो जाते हैं। तो ओम प्रकाश चौटाला कौन थे, इनका संबंध किस चीज़ से था, तो ये इनका संबंध राजनीति से था और ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अब कुछ पुस्तकें हैं इंपॉर्टेंट, जिनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो पुस्तक और उनके लेखक कौन है वो भी हम पढ़, तो यहाँ पर देखिए उससे पहले मेरा मतलब है थोड़ा, पुस्तक थोड़ी बाद में आएगी, कहाँ पर है पुस्तकें, क्योंकि इस पेज में पुस्तक है तो मुझे उस हिसाब से देखते याद आ गया था इस पेज में पुस्तकें लिखी हुई है मैंने। तो यहाँ पर चर्चित व्यक्तियों के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो किस नेशनल असेंबली को राष्ट्रपति के खिलाफ, मतलब किस देश की, यहाँ पर देश शब्द जोड़ा जाना चाहिए, देश, किस देश की नेशनल असेंबली को वहाँ के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित किया, तो किस देश में, तो साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया है, वहाँ के असेंबली में उनके जो राष्ट्रपति है जिनका नाम है योन सूक मोल, ये हैं जो इनके खिलाफ है जो महाभियोग का प्रस्ताव पारित किया दक्षिणी कोरिया में। इनके अलावा हाल ही में MS धोनी को यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो यूरोग्रिप टायर्स, यूरोग्रिप टायर्स का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया MS धोनी को। इसके अलावा अगले सवाल की बात करें तो वहाँ देखो इसी महीने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस भी मनाया गया था। कब मनाया गया था, 3 दिसंबर को मनाया गया था 2024 में। तो याद रख लेना, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब रहता है, 3 दिसंबर को रहता है। विश्व ध्यान, अभी जो हाल ही में ये नया शुरू किया गया है, विश्व ध्यान मेडिटेशन दिवस 21 दिसंबर को, और विश्व योगा दिवस 21 जून को, है ना। दोनों 21 तारीख से अच्छा से याद रह जाएगा। ये साल का 20 वाला जो महीना होता है जून का, उसमें तो हो जाएगा योगा। साल के आखिरी वाला महीना 21 दिसंबर, इससे याद रह जाएगा ध्यान और मेडिटेशन, है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल 21 तारीख, 21 जून, 21 दिसंबर, है ना। पहला वाला हमें याद है, ये हमें एक बस नया थोड़ा सा और दिमाग लगाना है, ध्यान मेडिटेशन दिवस 21 दिसंबर। अगले सवाल की तरफ हम आते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था हम पुस्तक के बारे में पढ़ेंगे। तो माई बिलोव्ड लाइफ, ये पुस्तक किसकी है, अमिताभ कुमार की पुस्तक है माई बिलोव्ड लाइफ। दूसरी सदगुरु की किताबें चर्चा में भी हैं, याद रखना है, वो है इन लाइफ टाइम ए न्यू बिगिनिंग, ये इनकी पुस्तक है सदगुरु की, और अमिताभ कुमार की माई बिलोव्ड लाइफ, है ना। और अगले सवाल हम की तरफ हम आ चुके हैं। तो वो हैं हरिमऊ शक्ति योद्धाभ्यास, किनके बीच वहाँ,
तो हरिमाऊ शक्ति ये तो वैसे भारत और मलेशिया के बीच हुआ था। सिलिनेक्स 24 किन के बीच हुआ, तो श्रीलंका, यहाँ से नाम दिख रहा है ना, श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच हुआ, जो कि भारतीय नौसेना का एक युद्ध अभ्यास है। और सिम्बेक्स जो हमने पहले पढ़ा था, सिम्बेक्स भारत और कंबोडिया के बीच हुआ था, है ना, वो हमने पढ़ाई था, याद होगा आपको। देखिए वापस मैंने लिख दिया है, सिम्बेक्स भारत और कंबोडिया के बीच। डेजर्ट नाइट ये युद्ध अभ्यास किन के बीच हुआ, भारत फ्रांस और यूएई, ये तीनों देश शामिल है। सॉरी, ओनली भारत फ्रांस ही नहीं करना है। डेजर्ट नाइट 3 देश है, भारत फ्रांस और यूएई, इन तीनों के बीच ये युद्ध अभ्यास हुआ है। और हम अंतिम रूप से हम यहाँ पर फिनिशिंग की ओर बढ़ रहे हैं। वो हैं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ पर किया गया था। आयुर्वेदिक से संबंधित थोड़ी चीज़ आए तो आप उत्तराखंड का दिमाग लगा सकते हैं, देहरादून के अंदर। विश्व कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो कहाँ पर हुआ था, देहरादून में हुआ था। और विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर इसका हुआ था। एक यहाँ पर पोर्टल की शुरुआत की गई है, वो है अनचक्कर और स्कैन पोर्टल का शुभारंभ किया गया। ये किन के द्वारा, तो प्रहलाद जोशी के द्वारा शुरू किया गया, जो कि अभी किस पद पर है, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं तकनीकी मंत्री हैं ये प्रहलाद जोशी। इनके द्वारा ही अनचक्कर स्कैन पोर्टल का शुरुआत की गई, है ना। अब हम आ चुके हैं लास्ट पेज पर। जैसे कि मैंने कहा था कि लास्ट पेज बड़ा नहीं है, बस 2 सवाल है, इस वजह से हमने इस लास्ट पेज को शामिल करना पड़ा था। मात्र 2 सवालों की वजह से 1 पेज आ गया ना, इसको ऊपर में एडजस्ट कर लेना चाहिए था कहीं, है ना। कोई ना, अब हम यहाँ पर देखते हैं 2 सवाल देख लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। वो क्या है, ये क्या कह रहा है, देश का डायबिटीज बायो बैंक कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर स्थापित किया जाएगा। समुद्री सम्मेलन अभी हमने पढ़ा था ऊपर, वो भी चेन्नई में था। 7 महाद्वीपों की चोटियों को फतह करने वाली अभी किसने, 17 साल की युवा लड़की जिन्होंने 7 महाद्वीपों की चोटियों को फतह किया, उनका नाम क्या है, काम्या कार्तिकेयन। ये आपको नाम याद रखना है। तो ये हो गई हमारी जनवरी 2025 की कनोलॉजी की इम्पोर्टेंट नोट्स, जिसमें हमने इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हमने पढ़ा है। पूरी कनोलॉजी 50-60 पेज के पढ़ने के बजाय आप इसमें 10 पेजों में ही इंपॉर्टेंट सवाल पढ़ सकते हैं। बाकी इसकी पीडीएफ के लिए मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, टेलीग्राम से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हो गया आज का हमारा वीडियो फिनिश।